हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया और बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिंदी का टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है समास। टॉपिक का नाम है समास। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट शुरू करते हैं बिल्कुल कि समास क्या है। देखो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, आप जब वीडियो वॉच करते हो तो पहले सबसे पहला काम करो, साइड में क्लिक करके, ताकि आपको बोर्ड क्लियर चमक सके, वीडियो क्वालिटी बढ़ाया करो, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वीडियो देखा करो तो पूरी देखा करो, ठीक है। समास, ध्यान से सुनना। समास क्या है? पहला क्वेश्चन, समास क्या है? दो शब्द से मिलकर बना शब्द समास कहलाएगा। दो वर्णों से मिलकर क्या बनती है? संधि। दो वर्णों से मिलकर क्या बनती है? संधि। दो वर्णों से मिलकर। और दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है? समास। समास की पहचान कैसे करेंगे? उसका विग्रह करके। हमारे जो समास पहचानने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। हम समास को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद समास खुद बताएगा, भैया मुझे इनमें से कहां ले जाना है। आई बात समझ में? पहला क्वेश्चन समझ में? समास क्या है? दो शब्दों का मेल, ठीक है। समास को कैसे पहचाना जा सकता है? विग्रह कर, ठीक है। तीसरी चीज, समास के कितने भेद है? बेटा बहुत सारे भेद है, लेकिन उनमें से अगर आपसे पेपर में पूछा जाए समास के कितने भेद है, तो आप कहेंगे समास के मुख्य 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। समास के कितने भेद है? 6। समास के कितने भेद है? 6, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला समास क्या है ये समझ में आ गया, समास का पहचान कैसे करेंगे ये समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, समास मैंने बताया दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर समास बना है, तो इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहला शब्द है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद, और जो बाद वाला है उसे कहते हैं उत्तर पद। समास दो शब्दों से मिलकर बना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन दो ही शब्द हैं, तो उसमें से पहले वाले को पूर्व पद कहेंगे, दूसरे वाले को उत्तर पद। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? क्वेश्चन आता पेपर में, निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद प्रधान है? निम्नलिखित में से किस समास में पूर्व पद प्रधान है? निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान है? तो वो पद कैसे याद करेंगे ये जरा समझिए। केवल एक समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद प्रधान है, केवल एक, और वो कौन सा है? अवयवी समास। अवयवी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व कौन सा? पहले वाला। उत्तर कौन सा? बाद वाला। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अवयवी समास में। तो सबसे कैड़ा समझने में अवयवी समास, ये क्योंकि इकला है, लेकिन हमने इसकी ट्रिक बना ली। मैं कह रहा हूं सबसे आसान अगर कोई है तो अवयवी समास है समझने के लिए। अब कैसे है? मैं 1 सेकंड लूंगा बस आपकी अवयवी समास को खत्म करने में। अवयवी समास की मैंने खासियत क्या बताई? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो क्वेश्चन है किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? आप कहोगे भैया अवयवी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब इसकी दूसरी खासियत, कौन से समास की बता रहा हूं? अवयवी की। समझाता जाऊंगा, रब करता जाऊंगा। इसकी खासियत क्या है? इसके शुरू में उपसर्ग आता। उपसर्ग आगे आता, प्रत्यय पीछे आता, आपको पता होगी। तो अब मैंने बोला जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग आ जाए, ठीक है, वो कौन सा होगा? अवयवी समास होगा, ठीक है। लेकिन ये उपसर्ग पहचानने के लिए पहले तो मैं उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे, फिर अवयवी क्या फायदा। तो आप सीधा सा बस सीधा सा 2-3 चीजें याद कर लीजिए, वो मैं बता रहा हूं। वो 2-3 चीजें क्या? जिस शब्द के शुरू में प्रति, आ, प्रय, अनु, यदा, भर ये शब्द आ जाए वो अवयवी समास होता है। क्या आ जाए? जैसे प्रतिदिन। अब आपसे कहेगा प्रतिदिन में समास बताओ, प्रतिदिन, तो आप क्या कहोगे? प्रति आ रहा तो अवयवी समास है, प्रत्येक, ठीक है। प्रय आ रहा तो अवयवी समास है, आ जन्म। आ रहा तो कौन सा समास है? अवयवी समास है। पर एक बात ध्यान रखना, आ कहीं और भी आ सकता है। तो आ अगर सिंपल आ रहा, कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए उसके साथ। आ सिंपल है, प्रय सिंपल है, अब तुम इसे पूरा जोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? प्रय प्लस प्रति प्लस 1, तो आ गया ना प्रति। आ रहा, प्रय आ रहा, अनु, अनुसरण, तो अनु आ गया, ठीक है। भरपेट,
यदा कदा। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, शब्दों की रिपीटेशन, शब्द की रिपीटेशन। रिपीटेशन बोले तो शब्द का दोहराव। जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो धीरे धीरे रिपीट हो गया ना, धीरे धीरे। मैं तेज तेज चलता हूं, तो तेज तेज में कौन सा समास हो गया? अव्ययी समास। धीरे धीरे में कौन सा समास हो गया? अव्ययी समास। ठीक है, समझ गए नहीं? तो शब्दों की रिपीटेशन में कौन सा समास होगा? अव्ययी समास होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अव्ययी समास, बाकी जब प्रैक्टिस में आएंगे, जब देखेंगे, अव्ययी समास आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं कि एकदम पाला छू के भाग जाऊंगा, समासों को पहले समझाऊंगा, फिर इनके ऊपर एग्जांपल कराऊंगा, वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी। पर आपको पता समास कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के लिहाज से, ठीक है? वह आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ओके दोस्तों, एक सेकंड रुकना बस। आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला टॉपिक आपका खत्म। दूसरा टॉपिक जो सबसे छोटा है वो है द्वंद्व समास का। किसका है? द्वंद्व समास का। जरा देखिए, एक हम खत्म कर चुके, प्रैक्टिस सब पे करेंगे। दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों छोटा है? देखो, अभी हम ये भी रखते जा रहे हैं किसमें कौन सा पद प्रधान है। तो 6 समास मेन है, जिसमें से केवल एक ऐसा अवयवी समास जिसका पूर्व पद प्रधान है। बहू का कोई सा भी पद प्रधान नहीं है। बेचारी बहू कभी पीहर में, कभी कहां पे है? ससुराल में। तो बहू के लिए कोई सा भी पद प्रधान नहीं है। सॉरी चाहता हूं, बहू के दोनों घर होते हैं बेटी के, ठीक है, लेकिन ये केवल पहचान के लिए है। कभी मुझसे लड़ने लगो भैया ऐसा क्या है कर रहे हो, ठीक है? तो बहुब्रीहि समास का जरा समझिए। बहुब्रीहि समास समझो, बहू का कोई सा भी घर प्रधान नहीं है, तो दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद अप्रधान। और द्वंद्व के दोनों पद प्रधान, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान, ये भी अपने आप में इकलौता है। किसका पूर्व पद प्रधान है? केवल एक ऐसा अवयवी समास, किसका एक भी पद प्रधान नहीं है, बहू का एक भी पद प्रधान नहीं है। किसके दोनों पद प्रधान है? दोनों। द्वंद्व हो रहा, दो जनों में ही द्वंद्व होगा। द्वंद्व कहते हैं लड़ाई को, मन में द्वंद्व चल रहा हो या किसी से लड़ाई चली, उसे कहते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व कितने जनों में होगा? 2। तो इसके दोनों पद प्रधान है, इसके दोनों पद, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान है। किसका एक भी पद प्रधान नहीं है? बहू का एक भी पद प्रधान नहीं है। 3 पढ़ लिए। बाकी जो 3 बचे, बाकी कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास, तीनों के उत्तर पद प्रधान है। तीनों में उत्तर पद प्रधान है, तीनों में उत्तर पद प्रधान है। समझ गए? तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना, 1 2 3, ये 3 ऑप्शन तो ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि इन तीनों में अलग अलग क्वालिटी है, बाकी तीनों एक जैसे हैं। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तो याद हो गया होगा। किसके दोनों पद प्रधान है? दोनों द्वंद्व चल रहा दोनों जनों में भैया, द्वंद्व समास के। किसका एक भी पद प्रधान नहीं है? बहू बेचारी कभी यहां कभी वहां, बहू का एक भी पद प्रधान नहीं है। पूर्व पद किसका प्रधान है? अवयवी समास का। बाकी तीनों बचे कौन कौन से? द्विगु समास। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान है। कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान है, कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान है। और एक तत्पुरुष, इसका भी उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास क्यों आसान कहा मैंने? द्वंद्व समास को समझना इसे इसलिए आसान कहा, इसमें सीधी सी बस 2 चीजें आती है। पहली, इसमें वो सारे शब्द आते हैं, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, जो विलोम शब्द होते हैं। सारे विलोम शब्द किसमें आ जाएंगे? द्वंद्व समास में। आप समझिए, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो माता पिता विलोम शब्द है नहीं, दिन रात, दिन और रात। दूसरी पहचान, पहली पहचान क्या बताई मैंने इसकी? विलोम शब्द। दूसरी पहचान, जिन शब्दों के बीच में और आ जाए जोड़ने के लिए बोलते वक्त, जैसे ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, या दूसरा शब्द या है, या आ जाए, या तो शब्दों के बीच में और आ जाए या आ जाए, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। मैं बोलता हूं इधर उधर, इधर उधर में कौन सा समास होगा? आप कहोगे इधर या उधर, इधर या उधर, तो या आ गया। या किसमें आता? द्वंद्व समास में। तो जिस समास में विलोम शब्द हो तो वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दूसरी पहचान, जिन शब्दों के बीच में और आ रहा हो। बहुत से बच्चे रट लेते हैं बुक में देख के कि जिन शब्दों के बीच में ये आ रहा हो। बिल्कुल मत रटना बेटा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी मत रट लेना, ठीक है?
फिट बैठ सकता है ये तुक्का, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% सही हो। और जब आप पढ़ रहे हो तो 100% के लिए पढ़ रहे हो या तुक्का मारने के लिए या तो भी तुक्का तो बिगड़ पढ़े भी मार लेंगे। तो ध्यान रखना ये कोई पहचान नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 3 पहचान बताई, जिन विलोम शब्द की जगह दूसरी पहचान या और आ रहा हो उनके बीच में या आ रहा हो। जैसे ऊपर नीचे तो ऊपर और नीचे, इधर उधर इधर या उधर, आगे पीछे आगे या पीछे, अमीर गरीब अमीर और गरीब, ठीक है। सुख दुख सुख और दुख, तो ये सारे शब्द कौन से हो गए? द्वंद्व समास। कौन से हो गए? द्वंद्व समास। एक लिख देता हूं मैं पहचान के लिए, माता पिता, ठीक है। आपका ये वाला समास हो गया, आपका ये वाला समास हो गया। अभी प्रैक्टिस करेंगे, पहले समास समझ लीजिए। इसमें एक चीज और रहेगी जो आपको बहुत परेशान करेगी, और उससे पहले आप द्विगु समास समझिए। द्विगु, अगर किसी शब्द का पहला वर्ड गिनती है, गिनती, ठीक है, क्या है? गिनती, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, कौन सा हो गया? द्विगु समास। तो जिस शब्द में भी गिनती से जुड़ रहा हो, 2 शब्द तो होने जरूरी है, समास की पहली पहचान ही क्या? 2 शब्दों का मेल। तो जिस शब्द में भी गिनती आ रही हो वो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान बहुत आसान है, जिसमें भी गिनती आ रही हो। और एक बात हो बेटा, बुक में हम यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, जिसमें भी गिनती आ रही है वो द्विगु समास। लेकिन जब गौरव भैया हिंदी पढ़ाते हैं, आपको पता क्या करते हैं? समा बांध देते हैं। टेंशन ना लो, इसकी 2 पहचान बताऊंगा जो आपको सी टेट में, यूपी टेट में बहुत काम आएंगी। अगर कोई गिनती ऐसी है जिसके बीच में और आ जाए, जैसे मैंने कहा दोराहा तो नहीं होता, तिराहा ले लो। तिराहा, तिराहा कौन सा? 3 राहों का समूह, क्या हो गया? द्विगु समास। दूसरा दशानन, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, लेकिन दशानन किस में आ गया? द्विगु में। क्या दशानन किसी और में भी जा सकता? मुझे पता बच्चे एकदम ओ भैया ये क्या कर रहे हो, बहुब्रीहि में जाएगा। अपवाद बताना भी टीचर का काम है। कब जाएंगी, कौन सी चीज क्या होगा, वो सारी चीज आप सीखते चलिए। पहले ये सीखिए, जितनी भी गिनती है वो द्विगु समास में जाएंगी, केवल 2 कंडीशन को छोड़ के। कब? अगर कोई गिनती द्वंद्व में जाएगी, कब जाएगी? उसके बीच में और आ रहा हो। वो कैसे आएगा? जैसे मैं एक सी टेट का सवाल उठा लेता हूं, 45, 40 और 5 45, ऐसे तो बोलेगा 40 और 5 45। तो 45 द्विगु समास में ना जाकर द्वंद्व समास में जाएगा। समझिए नहीं, किस में जाएगा? द्वंद्व समास में। पढ़ लो, बुक में नहीं मिलेगा, सीधा पेपर में मिलेगा, 1 नंबर चला जाएगा। फिर याद करोगे गौरव भैया को। तो अभी पढ़ लो, ये चीजें कोई मास्टर नहीं बताएगा। उठाई भैया की कॉपी और बस उसमें से पढ़ना चालू कर दिया। पेपर में जब आ जाता कहते थे यार ये तो पेपर वाले ने आंसर शीट में गलती दे दिया, हम क्या कर सकते हैं? अब सीखते हैं नहीं। अगर किसी भी गिनती में और आ रहा और, तो वो गिनती किस में चली जाएगी? द्वंद्व में। अब ऐसी कौन सी गिनती होंगी? ध्यान रखना, 10 से ऊपर, 10 से ऊपर, जैसे लिया 15, 10 और 5 15। लेकिन अगर मैं 20 कह दूं तो सीधी सीधी जो गिनती है 20, 30, 40, 20 को कैसे करोगे? 20 के टुकड़े नहीं हो रहे, 20 और 1 21 करोगे क्या? नहीं, 21 आता तो द्वंद्व समास में, 20 और 1 21। लेकिन अगर 20 है तो 20 किस में रह जाएगा? द्विगु में। तो 10 तक की गिनती और 10 से ऊपर की जो डायरेक्ट गिनतियां हैं वो किस में जाएंगी? द्विगु में। क्या कोई गिनती यहां से यहां जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, अगर उस गिनती का जोड़ और बैठ रहा, ठीक है। जैसे मैंने बताया 45, 40 और 5 45। हमने क्या रखा? अगर कोई गिनती आ जाए द्विगु में आती है तो गिनती को देखते द्विगु टिक कर देंगे और हमारा नंबर गया। क्या कोई और गिनती यहां से यहां भी ना जाके कहीं और जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, बहुब्रीहि समास में जा सकती है कोई गिनती। कहां जा सकती है कोई गिनती? बहुब्रीहि समास में। पर ये ध्यान रखना, ये अपवाद वाली गिनती होंगी, या तो और से जुड़ रही हो। अब मैं कह दूं पंचवटी, तो आप पंचवटी को 5 वटियों का समूह ऐसे बोलोगे। क्या इसमें जा सकता? द्वंद्व में। क्या और आ रहा है उसके बीच में? तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा पंचवटी। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं कि अगर वो गिनती से किसी और का सेंस दे रहे, जैसे अभी मैंने बोला दशानन, ठीक है, कुछ बच्चों ने रट रखा होगा दशानन गिनती में ना आके बहुब्रीहि में लेना। तो इस बात को समझिए, ऐसा करना क्या? अगर कोई गिनती भी, इसमें क्या होता? दोनों पद अप्रधान होते हैं। 10 आनंद, 10 सिर, लेकिन यहां पे क्या टुकड़े हो रहे हैं? 10 है सिर जिसके, यानी कि दोनों में से कोई सा पद भी प्रधानता नहीं दे रहा। 10 है सिर जिसके अर्थात रावण,
तो तीसरा शब्द निकल के आया दशानन के लिए। दस है सिर जिसके अर्थात रावण। तो जब दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाए, कोई सा पद प्रधान ना हो, ना पहला ना दूसरा, और क्या बना दे, तीसरा बना दे, रावण बना दिया दशानन से, तो वो कौन सा होता, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता, बहुब्रीहि समास होता है। केवल दो अपवाद ध्यान रखना है ऐसे, अगर किसी गिनती के बीच में और आ रहा, या कोई गिनती अगर यहां से दोनों शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द बना रहे हैं, तो बहुब्रीहि का मतलब ही क्या, दोनों पद है प्रधान। दोनों पद है प्रधान मतलब कोई तीसरा पद बनाते हैं, कोई तीसरा पद। जैसे मैं एक बिल्कुल एग्जांपल लेता हूं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, अब आप क्या हो, त्रिनेत्र इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, भैया गिनती आपने तीन में बता दी। तीन है नेत्र जिसके, तो और आ नहीं रहा, तो और नहीं आ रहा, तो द्वंद में तो जाएगा नहीं, द्वंद तो खत्म हो गया, बस तीन पहचान है इसकी। और ये अपवाद है गिनती वाला, अगर गिनती के बीच में और आ रहा हो तो द्वंद समास में जा सकता है, द्वंद समास में जा सकता। 3 बार वीडियो देखोगे रट जाएगा समास, कहीं ना जाना। बहुब्रीहि में जा सकता क्या, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी, भोले बाबा, तो भोले बाबा दो शब्दों से तीसरा शब्द बन गया, बहुब्रीहि में जा सकता, बिल्कुल जा सकता। लेकिन अब ये तो मैंने बता दिया, यहां की चीज यहां भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है, लेकिन इसमें ऑप्शन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने कहा दशानन में कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब मैंने बहुब्रीहि का जिक्र ही नहीं करा, तो द्वंद्व में गिनती केवल वो जा सकते जिसके बीच में और हो, 10 है सिर जिसके, तो दशानन। तो अब ये द्विगु की जगह बहुब्रीहि दिया नहीं, तो क्या बहुब्रीहि में जा सकता, जब ऑप्शन नहीं दिया तो वापस अपने द्विगु में ही रह जाएगा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात बहुब्रीहि में चला गया शिव जी। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो वापस किस में आ जाएगा, द्विगु में। बाई चांस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो भी कौन सा ज्यादा सही है, बहुब्रीहि वाला। अगर दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा शब्द बन रहा है तो उसके लिए सबसे सटीक, चाहे वो रूल उस पे ये वाला लग रहा हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, तो सबसे सटीक उसके लिए कौन सा होगा, बहुब्रीहि। कौन सा होगा, बहुब्रीहि। आई बात समझ में। तो दशानन गिनती होने के बावजूद भी द्विगु की जगह बहुब्रीहि में क्यों चला गया, ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो सारी गिनती किस में आती है, द्विगु में। गिनती किस में आती है, द्विगु में। दो तरह की गिनती अपवाद होती है, जो एक द्वंद्व में चली जाती है, एक बहुब्रीहि में। द्वंद्व में कौन जाती है, और वाली गिनती, 45, 24, उसमें कोई शब्द नहीं आएगा, सीधा सीधा गिनती दे देगा, हम खुद पहचान लेंगे। 35 में यार कोई शब्द ना दे रखा, गिनती दे रखी है सीधी। इसमें गिनती के साथ शब्द भी आता है, इसमें भी शब्द आता है, इसमें केवल गिनती आएगी, 45, 46, 48, 49, इस तरीके से सीधी सीधी पहचान। इसमें क्या आएगा, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, पंचमुखी, ठीक है। पंचमुखी आप कहोगे बजरंगबली को भी कहते हैं, तो मैं कब मना कर रहा हूं, इधर लिया मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो इधर ही रहने दो। अब हमने कितना पढ़ लिया, अव्यवी पढ़ लिया, द्वंद्व पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया, अब रह गए तत्पुरुष और कर्मधारय। मैंने आपको बताए थे कारक 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला और 8वां खत्म कर दो, बीच के 6 कारक तत्पुरुष समास कहलाते हैं। बीच के 6 कारक, कर्ता ने को खत्म कर दो, कर्ता को खत्म कर दो, करण को इसमें आएगा तत्पुरुष समास में। कर्ता ने कर्म को करण से इसमें आएगा। अपादान के लिए, संपादान को के लिए, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भी अरे, वो खत्म हो जाएगा। तो पहला और 8वां खत्म, बीच के 6 किसमें आएंगे, तत्पुरुष समास में। कैसा आएंगे जरा समझो, दोनों बहुत करीब है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, जरा आप समझिए। तत्पुरुष समास, राजपुत्र में कौन सा समाज है, टुकड़े कैसे करोगे, मैंने बताया पहचान एक ही है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें और इसमें डिफरेंस समझना हल्का सा, ताकि आप कभी फंसो ना, क्योंकि दोनों एक से ही लगते हैं। यहां केवल कारक आएगा बीच में, कारक, और यहां पे दो शब्द आ रहे होंगे, है जो या के समान। जैसे देह लता, देह मतलब शरीर, लता मतलब टहनी, टहनी के समान है जो शरीर, टहनी के समान है जो शरीर। लता मतलब टहनी, देह मतलब शरीर, तो शरीर जो लता के समान है, तो के समान। यहां पे केवल कारक आएगा, राजा का पुत्र, घुड़सवार, घोड़े पर
अगर केवल कारक आ रहा तो तत्पुरुष समास, और कारक में ये भी पूछ सकता कौन सा तत्पुरुष समास है, तो वो आप कैसे करोगे? कारक मैंने याद करवाया आपको, तत्पुरुष समास में क्या आता? कारक। तत्पुरुष समास में कारक। दूसरी पहचान, कारक भी पूछ सकता कौन सा, तो आप कैसे देखोगे? जैसे इसमें राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को करण से, अब संबंध का की के, मैंने क्या कहा? संबोधन हे भी अरे वाला नहीं आता, संबोधन वाला खत्म है, कर्ता वाला खत्म है। यहां कौन सा आया? संबोधन, सॉरी संबंध का की के, तो आप क्या कहोगे? संबंध तत्पुरुष समास। क्या कहोगे? संबंध तत्पुरुष समास, घोड़े पर सवार, ठीक है। अधिकरण में पे पर, तो कौन सा समास हो गया? अधिकरण समास। कौन सा समास हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ रहे हो? तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या? कारक आ रहे होंगे बीच में, ठीक है। पहला और छठे 8 में कारक को छोड़ दो। अब या तो सिंपल पूछ लेगा इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, या ये पूछ लेगा तत्पुरुष कौन सा वाला है। तो तत्पुरुष कौन सा वाला, वो मैंने पहचान बताई, जैसे घोड़े पर सवार, तो पर किसमें आता? अधिकरण में पे पर, तो आप क्या कहोगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या कहोगे? अधिकरण, ओ सॉरी संबंध तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष भी आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब कर्मधारय, कर्मधारय के कहते हैं एक विशेषता बताएगा। कंठ कैसे लिखा जाएगा देख लेना। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, आगे ना है जो, इसमें दो ही वर्ड आएंगे, या तो है जो और या के समान, तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। या इसमें क्या हो? एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, आगे ना लाल है जो मणि। पित आंबर, पीला है जो वस्त्र, ठीक है। अब इसका कोई शब्द, इस रूल का कोई शब्द क्या किसी और समास में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मैंने बताया था आपको बहुविधि समास में इनमें से किसी भी रूल का लग रहा हो, कोई से भी समास का रूल, लेकिन अगर वो दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बना रहे हैं तो कौन सा बनेगा? बहुविधि। अब जैसे देखो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसका रूल लग रहा है? जो, तो कर्मधारय का रूल लग रहा। लेकिन नीलकंठ किसको कहते हैं? भोले बाबा को, तो दो शब्दों से तीसरा शब्द बन गया, तो इसे हम बहुविधि समास भी कह सकते हैं। कौन सा समास कह सकते हैं? बहुविधि समास भी कह सकते हैं। अब देखो जैसे एक मैं शब्द ले लेता हूं अभी, युधिष्ठर, युधिष्ठर नहीं टर है, युधिष्ठर। अब युधिष्ठर में देखो युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में, अब में क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पे पर, तो में किसमें आता? तत्पुरुष में, तो ये तत्पुरुष में जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तत्पुरुष में जाना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुविधि दे रखा है तो ये बहुविधि में जाएगा। क्यों जाएगा मैं बताता हूं। युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका असली मतलब ये नहीं है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने से असली मतलब है युधिष्ठिर जो थे सत्य बोलने वाला। तो युधिष्ठिर कौन थे? जो पांडवों के बड़े भाई थे। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला ये उनको दर्शा रहा, वो युद्ध में भी स्थिर रहे थे, यानी कि ईमानदार रहे थे, न्याय के पक्ष में रहे थे। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन है? युधिष्ठिर है। तो वो किसी एक व्यक्ति दो शब्दों से तीसरा शब्द बना रहा, युद्ध और युद्ध में स्थिर रहने वाला, स्थिर, युद्ध और स्थिर से मिलकर क्या बना दिया? युधिष्ठिर। और ये किसी तीसरे को व्यक्तिगत इंडिकेट कर रहा, इसलिए किसमें चला गया? बहुविधि में। आगे चलते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय में। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुविधि दे रखा तो किसमें चला जाएगा? बहुविधि में चला जाएगा। तो बहुविधि में कौन से आएंगे? बहुविधि की सीधी सी पहचान है जो दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाए, दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाए, दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बनाए, उसे बहुविधि समास कहते हैं, उसे बहुविधि समास कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल रफ कर रहा हूं नीचे से, और बुक के एग्जांपल लेते हैं और उन पे बात करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ज्यादा पे नहीं बात करेंगे, 10-5 पे बात करेंगे, क्योंकि बेटा टाइम बहुत लग जाएगा, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपका मन नहीं कर पाएगा देखने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी ले लेते हैं बस। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है राजकुमार,
इसका उदाहरण नहीं है पहचानना राजकुमार, आपको मैंने बताया अवयवी समास, जिस शब्द के शुरू में आ जाए वो अवयवी समास है। क्या है? अवयवी समास है। तो उसने पूछा कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है, आपका टिक क्या हो गया? सी पे हो गया। राजकुमार, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, सीधा कारक आ रहा है जो, या के समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कारक आ रहा, तो कौन सा हो गया? राजकुमार, तत्पुरुष समास। यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ की वेदी जिसमें यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ की, और की क्या है? कारक, तो किसमें आ गया? तत्पुरुष समास में। ग्रामवासी, ग्राम का वासी, गांव का वासी, गांव का क्या है? कारक, और किसमें आ गया? तत्पुरुष समास में। पहला क्वेश्चन क्लियर आपका, ठीक है। 10 क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छे अच्छे फन्ने का इसमें घूम जाते हैं। गुरुदेव, पहला ऑप्शन दे रखा अवयवी समास है क्या? अवयवी समास की मैंने पहचान बताई, इनमें से कोई सी है क्या? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया अवयवी समास का। दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास। देखते तत्पुरुष समास की पहचान। गुरुदेव, क्या टुकड़े हो रहे हैं इसका? गुरुओं का देव नहीं हो रहे, ठीक है, कट कर दो। बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन। बहुब्रीहि समास कैसे हो जाएगा भैया? बहुब्रीहि की पहचान है, दो शब्द तीसरा बना रहे हो, नहीं बनना। चौथा कर्मधारय, गुरु है जो देवता के समान, गुरु जो देव के समान है, गुरु जो है वो देवता के समान, और के समान किसमें आता? कर्मधारय में। चौथा ऑप्शन क्या? कर्मधारय। तो डी क्या हो गया? सही। गुरु और देव टुकड़े भी नहीं कर सकते, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय, गुरु के समान देव। 12 सींगा, आगे गिनती, 12 सींगा, जरा ध्यान से सुनना, 12 सींग वाला, 12 गिनती आगे किसमें जाना चाहिए? तुरंत ध्यान, किसमें जाना चाहिए? द्विगु में। किसमें जाना चाहिए? द्विगु में, ठीक है। अब इसने बुक में दे रखा बहुब्रीहि समास में, इसने दे रखा बहुब्रीहि समास में। अब आप क्या हो गया भैया? एक बात तो आपने बताया गिनती आ रही है, 12 आ रहा, या तो द्वंद में इसमें या 3 गिनती आती है। पहली बात तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए, 1 2 3 में गिनती आती है। इसमें मैंने बताया गिनती के साथ कोई शब्द नहीं आएगा, सीधी गिनती आएगी, 14 15 24 25 26, ये ऑप्शन भी खत्म। द्विगु समास बचा, बहुब्रीहि समास बचा, और 12 सींगा दोनों में आ सकता। 12 सींगा कहते हैं हिरण को, 12 है सींग जिसके, अर्थात 12 सींग वाला हिरण। अब इसने द्विगु समास का ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए हम किस पे चले गए बेटा? बहुब्रीहि समास पे। किस पे चले गए? बहुब्रीहि समास पे। आप देख सकते हो इसने ऑप्शन में पहला दे रखा बहुब्रीहि समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद, चौथा अवयवी। ऑप्शन में ही नहीं दिया, मैंने बताया ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगला चलते हैं जल्दी से, 10 सवाल ले लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय, ए ऑप्शन दे रखा गगनचुंबी, बी ऑप्शन दे रखा पाठशाला, श्वेत पत्र, डी ऑप्शन नीलकंठ। थोड़ी देर के लिए सब चीज भूल जाते हैं, इसी क्वेश्चन में कोशिश करते हैं जितना हमने सीखा सारा अप्लाई करने की। अभी हमसे पूछा कर्मधारय, हम इसमें ढूंढते किस ऑप्शन में क्या? गगन चुंबी, इसे देखो टुकड़े करके, गगन चुंबी का मतलब गगन को चूमने वाली इमारत, गगन को किसमें आता? को, तत्पुरुष में, हमें चाहिए कर्मधारय। पाठशाला, पढ़ने की शाला, की किसमें आएगा? कारक में, कारक किसमें आता? तत्पुरुष में। श्वेत पत्र, श्वेत मतलब सफेद पत्र, सफेद है जो पत्र, ऐसे तो बोलोगे, श्वेत पत्र सफेद है जो पत्र, और है जो किसमें आता? कर्मधारय में। हमसे क्या पूछा? कर्मधारय, टिक कर दो। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, फिर आ गया है जो, लेकिन मैंने बताया नीलकंठ अगर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं होता तो हम कर्मधारय में, पर नीलकंठ के पास हमारे पास ऑप्शन है, हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, लेकिन क्या श्वेत पत्र को ऑप्शन में ले जा सकते हो बहुब्रीहि में? तो नीलकंठ किसमें चला गया? बहुब्रीहि में, ठीक है। तो कौन सा बचा हमारे लिए कर्मधारय? श्वेत पत्र। समझ में आई कैसे क्वेश्चंस करते हैं? आगे देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं।
दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है क्वेश्चन लेने की वजह से, पर आपको जब तक टॉपिक कैसे करना यही समझ में नहीं आया तो बेकार है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं बढ़िया सा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद मैंने बताया दोनों पद होते हैं द्वंद्व समास में प्रधान। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक मैंने बताया द्विगु समास में, और अंतिम पद संज्ञा होती है। ध्यान रखना, प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होती है। जैसे पंचमणि, मणि क्या है? संज्ञा। किसी भी वस्तु का नाम क्या? संज्ञा। पंचमणि, पंचवटी, वटी कुटिया, पांच कुटिया, तो अंतिम पद संज्ञा, पहली पद संख्या किसमें होती है? द्विगु में होती है। महाजन, इसके टुकड़े करो सीधा, खुद पहचानो, ऑप्शन कोई जरूरत नहीं, सवाल बिगर ऑप्शन के करते हैं। महान है जो जन, यही तो है ना। है जो किसमें आता? कर्मधारय में, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। वज्रपाणी, पाणी होता मतलब धारण करना, वज्र मतलब आपको पता है हथियार है, वज्र को धारण करने वाला को। अब को किसमें आता? आप बताओ। को आता तत्पुरुष समास में, ऑप्शन देख लो। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। तो को किसमें आता? तत्पुरुष में, तत्पुरुष ऑप्शन में है, लेकिन साथ में क्या दे दिया? बहुब्रीहि। अब कर्मधारय तो हो नहीं सकता, हो जा नहीं आ रहा, बहुब्रीहि हो सकता। क्यों हो सकता? वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाला, वज्र किसके पास था? भगवान इंद्र के पास था, तो इससे एक शब्द बन गया इंद्र। अब मैंने बताया जब दोनों ही ऑप्शन में दे रखे तत्पुरुष भी बहुब्रीहि भी, तो किसको रेफरेंस देना? बहुब्रीहि को रेफरेंस देना। अगर एक ही सवाल पर दोनों रूल लग रहे हैं तो भी मैंने बताया किसको रेफरेंस देना? बहुब्रीहि को रेफरेंस देना। आगे चलते हैं, जैसे आप इसे समझ सकते हो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण। अब चक्र को धारण करने वाला, अब आप जरा ध्यान से समझना, मैंने बताया केवल कारक आ रहा होता। कारक कैसा आ रहा होता? आप इसे ऐसे समझिए, तत्पुरुष में, तत्पुरुष का भी एक एग्जांपल लिया तो था, राजा का पुत्र या राजा का कुमार। तो इसके साथ कुछ आ रहा था क्या? सीधा दोनों शब्दों के बीच में कारक आ गया, लेकिन यहां देखना को धारण करने वाला, तो किसकी तरफ? थोड़ा सा रूल आ तो को रहा, और रूल किसकी तरफ जा रहा? बहुब्रीहि की तरफ। अगला ऑप्शन लेते हैं, कौन सा द्विगु समास है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है? द्विगु, द्विगु में क्या पहचान बताई मैंने? गिनती आ रही है। भुजदंड, भुजा से दंड देने वाला, यानी कि से, तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। भला बुरा, भला बुरा, भला और बुरा, कौन सा आ गया? द्वंद्व, विलोम शब्द। भला भी और बुरा भी कहते विलोम शब्द हो गया ना। विलोम शब्द किसकी पहचान है? द्वंद्व की। कहा गया चतुर्भुज, चार भुजा वाला, चतुर्भुज। अब एक बात तो, चतुर्भुज द्विगु समास में भी जा सकता, चतुर्भुज बहुब्रीहि में भी जा सकता, लेकिन उसने यहां क्या पूछा? द्विगु समास बताओ। कौन सा समास पूछा बेटा? द्विगु। और द्विगु में तीन ऑप्शन हम पहले गलत कर चुके, अब क्या इसे बहुब्रीहि माने? तो चतुर्भुज किस में चला गया? चार भुजा वाला, गिनती आ गई द्विगु समास में। और चार भुजा वाला अगर ऑप्शन में द्विगु ना दे रखा हो तो किधर चला जाता? बहुब्रीहि में। तो ध्यान रखोगे बेटा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समास अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वाला क्या है? जो नकारात्मक, जैसे ना जन्म हुआ हो किसी का, जिसके शुरू में ना आ जाए, ऐसा लगे मना कर रहा ना, वो ये वाला समास हो जाएगा। ठीक है, ये भी आजकल आ जाता कभी कभी, इसलिए मैंने एक बार बता दिया बस। ठीक है, आप ध्यान रखना जिसमें ना आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समास की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाना ना भूलें और कमेंट भी करें। और एक रिक्वेस्ट और है, अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाली, अभी तक केवल 8 बच्चों ने देखी। बेटा मैंने YT डाउनलोड किया हुआ, उससे पता पड़ जाती है कितने बच्चे देख रहे हैं। सुबह से अब तक 8 या 9 बच्चों ने देखी है जब से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा काम मत करो, ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, देखो इन्हें थोड़ा सा, बाद में फिर मेरे ऊपर एकदम प्रेशर डालोगे भैया सिलेबस कराओ। अब आप फ्री हो, थोड़ा सा इस टाइम ज्यादा मेहनत करो ना, जो पेपर टाइम में कम बचे हमें मेहनत करना।